मैंने यूनिवर्सिटी की कैंटीन में 5 युआन का अनलिमिटेड बुफे शुरू किया था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि एक नए छात्र ने मेरी शिकायत कर दी। वजह ये थी कि वो बहुत ज्यादा खाना खाता था और बार बार खाना लेने के लिए लाइन में लगने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगा कि इससे उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। इसलिए प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर कहा कि मेरे बुफे में इंसानियत और संवेदनशीलता की कमी है और मुझे इसमें बदलाव करना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं तुरंत बुफे बंद कर देता हूं और इसकी जगह 13 युआन का फिक्स्ड डिनर सेट रख देता हूं, जिसमें एक मांसाहारी और एक शाकाहारी डिश होगी। 26 तारीख को दोपहर 12 बजे कैंटीन में हमेशा की तरह छात्रों की भारी भीड़ थी। चारों तरफ गर्म खाने की खुशबू और छात्रों की आवाजें गूंज रही थीं। लिन भाई, मुझे 1 चम्मच और मापो टोफू दे दीजिए। भू भाई, क्या मीठा खट्टा पोर कभी बचा है? थोड़ा और दे दीजिए। छात्र अपनी प्लेटों में खाना भर रहे थे और उनके चेहरों पर पेट भरने की सच्ची खुशी साफ दिखाई दे रही थी। काउंटर पर एक साधारण सा लाल और पीले रंग का बोर्ड लगा था, लिन वू की छोटी दुकान, 5 युआन बुफे। खाना भले ही कोई लग्जरी डिश नहीं था, लेकिन साफ सुथरा, पौष्टिक और भरपूर था। 6 तरह की मांसाहारी डिश और 6 तरह की सब्जियां हमेशा गर्म रखी जाती थीं। ये मेरा इस यूनिवर्सिटी में दोबारा दुकान लगाने का तीसरा साल था। मुझे आज भी अपने कॉलेज के दिन याद थे। उस समय मैं स्कॉलरशिप और कैंटीन के सस्ते खाने के सहारे पड़ता था। कभी कभी कैंटीन वाली आंटी मेरे लिए चुपके से 1 चम्मच सब्जी ज्यादा डाल देती थी। मैंने अपनी जिंदगी के 4 सबसे मुश्किल और गरीब कॉलेज साल इसी यूनिवर्सिटी में बिताए थे। इसलिए वापस आकर मैंने ये 5 युआन वाला बुफे सिर्फ इसलिए शुरू किया था ताकि गरीब छात्र कम पैसों में सम्मान के साथ पेट भरकर खाना खा सकें। तभी भीड़ में से एक ऐसा लड़का निकला जो इस माहौल में बिल्कुल फिट नहीं बैठता था। उसने महंगे ब्रांड के चमकदार कपड़े पहन रखे थे और लिमिटेड एडिशन के बिल्कुल साफ स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। चिकनाई और खाने की खुशबू से भरी कैंटीन में वो बेहद अलग दिखाई दे रहा था। वो चौथी बार प्लेट लेकर लाइन में आया और सीधे मेरे सामने खड़ा हो गया। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। बहुत घटिया है, उसने दांतों के बीच से भारी आवाज में कहा। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे मुझे एक बार और देखना भी उसकी हैसियत कम कर देगा। मैं उसे पहचान गया। वो नया फर्स्ट ईयर स्टूडेंट त्रियू हुआंग था, जो यूनिवर्सिटी के पहले दिन पॉर्श चलाकर आया था। यूनिवर्सिटी फोरम पर मशहूर उस अमीर लड़के का नाम मैंने पहले ही सुन रखा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके प्लेट में मीठी खट्टी पोर्क की एक बहुत बड़ी चम्मच डाल दी। जैसे ही उसने आसपास के छात्रों की उत्सुक नजरें महसूस की, उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। वो प्लेट उठाकर तेजी से वहां से भाग गया। उसकी पीठ को देखते हुए मुझे सिर्फ हंसी आई। उसे एक बार पेट भरकर खाना खाने में भी अपनी अमीरी का दिखावा बनाए रखना जरूरी था। मैंने उस घटना को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन अगले दिन मुझे एक फोन आया और मुझे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया। प्रिंसिपल त्रियोंग की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। आमतौर पर उनके चेहरे पर एक बनावटी सरकारी मुस्कान रहती थी, लेकिन आज उनका चेहरा बेहद गंभीर था। तियोलिम, बैठो, उन्होंने इशारा किया और मैं सोफे पर बैठ गया। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा सीधे मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। उन्होंने बिना कोई अतिरिक्त बात किए एक मोटी फाइल उठाई और जोर से लकड़ी के मेज पर पटक दी। इसे देखो, मैंने कागज उठाकर पढ़ना शुरू किया। वो एक शिकायत थी। शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखा था, लिन मू की छोटी दुकान में मानवीय संवेदनशीलता की कमी है और छात्रों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मानवीय संवेदनशीलता की कमी। जैसे ही मैंने ये पढ़ा और उसमें अच्छे परिवारों से आने वाले छात्र वाली बात देखी, मेरे दिमाग में तुरंत त्रियू हुआंग का लाल चेहरा आ गया। मुझे इतना गुस्सा आया कि लगभग हंसी निकल गई। ये हद से ज्यादा बेतुका था। प्रिंसिपल कुछ समझाने वाले थे, लेकिन उन्होंने खुद ही हाथ उठाकर बात रोक दी। वो अपनी बड़ी कुर्सी पर पीछे झुक गए और दोनों हाथ पेट के ऊपर जोड़ लिए। तियोलिम, तुम्हारा इरादा अच्छा है, ये सही है। गरीब छात्रों की देखभाल करना अच्छी बात है और यूनिवर्सिटी भी इसका स्वागत करती है, लेकिन यूनिवर्सिटी लोगों को शिक्षित करने की जगह है। हमें हर छात्र की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, खासकर उन छात्रों का जो मानसिक रूप से संवेदनशील हैं और अच्छे आर्थिक परिवारों से आते हैं। तुम उन्हें बार बार लाइन में लगकर खाना लेने के लिए मजबूर करते हो। उन्हें कैसा महसूस होगा? उन्हें लगेगा कि उन्हें बस एक खाने के डब्बे की तरह सबके सामने खड़ा कर दिया गया है। उनका गंभीर चेहरा देखते ही मेरे अंदर अचानक गुस्सा भड़क उठा। सिर्फ इसलिए कि 100 गरीब छात्र पेट भरकर खाना खा सकें, एक बिगड़ैल अमीर लड़के की इज्जत के कारण मुझे मानवीय संवेदनशीलता का तमगा दिया जा रहा है। बोर्ड पर साफ साफ लिखा था, 5 युआन बुफे। अगर उसे शर्म आती थी तो किसी दूसरी दुकान में जा सकता था या एक ही बार में ज्यादा खाना ले सकता था। लेकिन प्रिंसिपल फिर बोले,
तुम अभी नहीं समझ रहे हो। ये मॉडल का सवाल है, ये दिशा का सवाल है। हमें छात्रों में सही उपभोग की आदतें विकसित करनी चाहिए। तुम्हारा ये अनलिमिटेड मॉडल सस्ता खाना पाने की लालसा को बढ़ावा देता है। ये छात्रों के अंदर ऊंचे और बेहतर स्वाद की भावना विकसित करने में बाधा डालता है। मैंने मन ही मन उनके उन शब्दों को दोहराया और मेरे मुंह में कड़वाहट भर गई। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब सिर्फ 2 युआन बचाने के लिए मैं सबसे सस्ता खाना चुना करता था और गरीब छात्रों के साथ बैठकर शालीनता से खाने की कोशिश किया करता था। आज ये सब एक मजाक जैसा लग रहा था। फिर प्रिंसिपल ने कहा, इसका यूनिवर्सिटी की छवि पर बेहद खराब प्रभाव पड़ रहा है। तुम्हें तुरंत बदलाव करना होगा, वरना अगले साल जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उसका दोबारा मूल्यांकन किया जाएगा। उनका चेहरा देखते ही मेरा गुस्सा गले में अटक गया। उन्हें छात्रों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ यूनिवर्सिटी की छवि और अपने पद की चिंता थी। मेरे अंदर का गुस्सा मुझे अंदर से जला रहा था। कुछ सेकंड बाद मैंने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक बेहद आज्ञाकारी मुस्कान लाई। प्रिंसिपल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी सोच बहुत सीमित थी। मैं तुरंत बदलाव करूंगा। मैं गहराई से आत्मनिरीक्षण करूंगा। मैं मानवीय संवेदनशीलता को बेहतर बनाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि हर छात्र सम्मान और गरिमा के साथ खाना खा सके। मैंने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि ऐसा लगा जैसे वे टूट जाएंगे। प्रिंसिपल ट्रिम संतुष्टि से सिर हिलाने लगे। फिर उन्होंने हाथ हिलाकर मुझे जाने का इशारा किया। मैं मुड़ा और भारी लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। उस दरवाजे ने मेरे और उस संतुष्ट चेहरे के बीच पूरी तरह दूरी पैदा कर दी। खाली पड़े लंबे गलियारे में मैं ठंडी दीवार से टिककर खड़ा था। मेरे हाथ में पकड़ा फोन इतना कस गया था कि उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए थे। मैंने वित्त विभाग को फोन नहीं किया, बल्कि सीधे रिपेयरिंग टीम के लीडर को कॉल किया। आप ही टीम लीडर है ना? कल दुकान पर एक बार आ जाइए, सब कुछ तोड़कर हटा दीजिए। लिन सर, आप इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हैं? अभी तो यूनिवर्सिटी खुली ही है। मैंने उसकी बात तुरंत काट दी। मेरी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं अतिरिक्त पैसे दूंगा। अगली सुबह मेरी दुकान एक विशाल लाल कपड़े से पूरी तरह ढकी हुई थी। उस लाल कपड़े पर एक कागज चिपका था, आंतरिक अपग्रेड जारी है, नया भोजन अनुभव जल्द ही आपके सामने होगा, इंतजार कीजिए। नीचे साफ साफ हस्ताक्षर थे, लिन वू। इस अचानक हुए बदलाव से कैंटीन नंबर 3 के छात्र पूरी तरह उलझ गए। क्या हुआ? लिन भैया बुफे नहीं चलाएंगे क्या? कल तक तो सब ठीक था। मैंने खाना भी नहीं खाया और अभी से मीठा खट्टा पोर के याद आ रहा है। कहीं किसी ने इसकी शिकायत तो नहीं कर दी? सुना है यूनिवर्सिटी में किसी बेवकूफ ने शिकायत की थी कि 5 युआन बहुत सस्ता है और इससे खाने का स्तर गिरता है। छात्र दुकान के आसपास जमा होकर आपस में चर्चा करने लगे। यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन फोरम पर भी दुकान के अचानक बंद होने की खबर तेजी से फैलने लगी। तरह तरह के अनुमान, अफसोस और चिंता की बातें सामने आने लगी। मैंने 3 दिन की छुट्टी ले ली, फोन बंद कर दिया और किसी की भी परवाह नहीं की। पैसों की ताकत से रिपेयरिंग टीम ने बेहद तेजी से काम शुरू कर दिया। दीवारें तोड़ी गईं, नई वायरिंग की गई, नया फर्श बिछाया गया और नई लाइटें लगाई गईं। लगातार 2 दिन 2 रात तक वहां तोड़फोड़ और निर्माण की आवाजें गूंजती रहीं। तीसरे दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण कैंटीन में पहुंची, मेरी दुकान पूरी तरह बदल गई थी। मैंने खुद विशाल लाल कपड़ा खींचकर हटा दिया। दुकान के सामने जमा छात्रों ने एक साथ हैरानी से सांस खींची। सामने का दृश्य देखकर सभी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। पहले की साधारण और अपनापन देने वाली पुरानी चिकनाई से भरी दुकान गायब थी। उसकी जगह अब एक बेहद आधुनिक और न्यूनतम डिजाइन वाली दुकान थी, जिसका पूरा फ्रंट किसी महंगे लग्जरी रेस्टोरेंट जैसा दिखाई दे रहा था। गहरे भूरे रंग की डायटोमाइट मिट्टी से बनी दीवार पर 4 कलात्मक शब्द लिखे थे, छोटा भोजनालय। ऊपर से आती हल्की पीली रोशनी सफेद और बेहद खूबसूरत चीनी मिट्टी के कटोरों पर पड़ रही थी। हर कटोरे में खाना इस तरह सजाया गया था जैसे वो कोई महंगी कलाकृति हो। मीठा खट्टा पोर्क न ज्यादा था न कम, ठीक 3 पीस। मापो टोफू कटोरे के तले पर बेहद पतली परत में रखा गया था और ऊपर सजावट के नाम पर 2 हरे प्याज के टुकड़े रखे गए थे। सब्जियों की डिश में सिर्फ कुछ अकेसी सब्जियां पड़ी थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बेचारी सब्जियां भी अपनी हालत पर शर्मिंदा हों। इतनी कम मात्रा थी कि वो उतनी ही लग रही थी जितना खाना कभी मेरे हाथ से गिर जाया करता था। लेकिन बगल में लगा प्राइस बोर्ड खाने से भी ज्यादा शानदार था। मांसाहारी डिश 13 युआन प्रति सर्विंग, शाकाहारी डिश 8 युआन प्रति सर्विंग, चावल 2 युआन प्रति कटोरा। हर व्यक्ति केवल एक ही सर्विंग खरीद सकता है। एक छात्र ने कांपते हाथों से फोन निकाला और कैलकुलेटर खोलकर हिसाब लगाया। फिर उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। एक मांसाहारी डिश, एक शाकाहारी डिश और एक कटोरा चावल, कुल 23 युआन। और ये तो सिर्फ शुरुआती कीमत है। क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं? पहले 5 युआन में पेट भरकर खाना मिलता था और अब 23 युआन में तो दांतों के बीच फंसने जितना खाना मिलेगा। दुकानदार पागल हो गया है क्या? क्या इसे एलियंस उठाकर ले गए हैं? ये तो खुलेआम लूट है।
एक गुस्सैल स्पोर्ट्स स्टूडेंट मेरे सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। पूरी भीड़ में हंगामा मच गया। पहले हैरानी, फिर उलझन और आखिरकार वो गुस्से में बदल गई। मैंने नया सिलवाया हुआ काला यूनिफॉर्म पहन रखा था। मेरी छाती पर सुनहरे धागे से कार्प मछली का निशान बना था। मैंने अपनी दाढ़ी साफ कर ली थी और बालों को इतनी करीने से सेट किया था कि एक भी बाल अपनी जगह से नहीं हिला था। चेहरे पर एक बेहतरीन पेशेवर नकली मुस्कान थी। भीड़ के सवालों और गुस्से का सामना करते हुए मैंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा था। दोस्तों, कृपया उत्तेजित मत होइए। हमारी दुकान इस बार यूनिवर्सिटी के आह्वान और मानवीय संवेदनशीलता की भावना का सम्मान करते हुए उपभोग स्तर को बेहतर बनाने के लिए ये बड़ा अपग्रेड लेकर आई है। मैंने जानबूझकर कुछ पल रुका, फिर मैंने हाथ उठाकर प्राइस बोर्ड के पास लगे एक बड़े विज्ञापन पोस्टर की तरफ इशारा किया। मैंने गला साफ किया और कहा, हर व्यक्ति के लिए एक सर्विंग, अतिरिक्त खाना लेने की जरूरत नहीं। आपकी नाजुक आत्मसम्मान की रक्षा अब हमारी बारीकी और शालीनता करेगी। मेरी ये बात जैसे उबलते तेल में पत्थर फेंकने जैसी थी। पूरी जगह तुरंत व्यंग्यात्मक हंसी से गूंज उठी। ये तो खुलेआम मजाक उड़ा रहा है, इतना साफ साफ ताना मार रहा है। यूनिवर्सिटी के छात्रों को नाजुक आत्मसम्मान की रक्षा चाहिए। इन शब्दों ने तुरंत सबको पूरी बात समझा दी। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरों का गुस्सा अचानक एक अजीब सी समझ में बदल गया। कमाल है, अब समझ आया। तो यूनिवर्सिटी फोरम पर जो खबर थी वो सच थी। किसी एक बेवकूफ के आत्मसम्मान की वजह से हम सबका 5 युआन वाला बुफे बंद हो गया। अब भीड़ का गुस्सा धीरे धीरे अपनी दिशा बदलने लगा। कुछ गुस्साए छात्र मुड़कर वहां से चले गए। कई लोग वहीं खड़े रहे, दुकान की तरफ देखते रहे, लेकिन कीमत देखकर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। भीड़ की सबसे बाहरी कतार में एक दुबली पतली लड़की काफी देर से खड़ी थी। वो तो जियाओ थी, वो गरीब लड़की जो अक्सर दुकान बंद होने के समय तक इंतजार करती थी और हर बार सिर्फ एक छोटी सी सब्जियों वाली प्लेट खरीदने की हिम्मत करती थी। पुरानी, घिसी पिटी और फीकी पड़ चुकी जैकेट पहने वो लड़की बेहद मासूम और असहाय लग रही थी। उसने काफी देर तक कीमतों वाले बोर्ड को घूरता देखा, इतनी देर तक कि मुझे लगा शायद वो आगे बढ़कर कुछ कहेगी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने बस चुपचाप सिर झुका लिया और अपनी फीकी पड़ चुकी पैंट की जेब को कसकर पकड़ लिया। मैं साफ देख सकता था कि उसकी जेब में बस कुछ दयनीय से सिक्के बचे थे। वो मुड़ी और चुपचाप उस काउंटर की तरफ बढ़ गई, जहां केवल सफेद भाप वाले बन और पतली सी सफेद खिचड़ी मिलती थी। एक सूखा बन, 2 युआन। एक कटोरा इतनी पतली खिचड़ी का जिसमें इंसान की परछाई तक दिखाई दे। आज उसका दोपहर का खाना बस इतना ही था। उसकी अकेली पीठ को धीरे धीरे दूर जाते देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने गहराई से चीर दिया हो। मेरी ये नफरत से भरी जवाबी कार्रवाई आखिरकार सबसे निर्दोष इंसान को ही चोट पहुंचा रही थी। उस एक पल में मेरे दिल में उसके लिए थोड़ी सी दया और गहरा संकोच पैदा हुआ, लेकिन तभी मैंने सिर उठाया और कांच में अपना नकली मुस्कुराता चेहरा देखा। पीछे लगा वो चुभता हुआ नारा भी मेरी नजरों के सामने था। मेरी सारी नरमी तुरंत अनंत कठोरता में बदल गई। अगर दयालु होने से सम्मान नहीं मिलता तो फिर सभी को परिष्कार और शान की कीमत चखने दो। लिन परिवार का छोटा कटोरा भोजनालय, बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ऊंचाई। बेशक ये रिकॉर्ड वास्तव में खाना खरीदने वालों का नहीं था, बल्कि तमाशा देखने वालों का था। जो लोग सच में पैसे खर्च करके खुद को मूर्ख बनाना चाहते थे वो बहुत कम थे। ज्यादातर छात्रों ने सीधे अपने पैरों से वोट दिया और वापस हॉस्टल जाकर इंस्टेंट नूडल्स खाना ज्यादा पसंद किया। वो इस दुकान की ताजी हरी प्याज बनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। दोपहर के 12:30 तक, जब लंच का समय लगभग खत्म होने वाला था, आज का मुख्य किरदार आखिरकार शानदार अंदाज में सामने आया। झाओ शुआन कुछ बुरे दोस्तों के साथ आया। सभी ने चमकदार और बेहद दिखावटी कपड़े पहने हुए थे। वो अकड़ते हुए दुकान की ओर बढ़े। दूर से ही उसने मेरी नई चमकदार दुकान देख ली। उसके चेहरे पर तुरंत विजेता जैसी घमंडी मुस्कान फैल गई। इस अमीरजादे की नजर में मेरा पूरा परिवर्तन निश्चित रूप से उसकी उस शिकायत के सामने आत्मसमर्पण था जिसमें उसने खाने को पर्याप्त शानदार नहीं होने की शिकायत की थी। उसने जानबूझकर अपने आसपास के दोस्तों से ऊंची आवाज में कहा, देखा, अब इसे कहते हैं स्तर। यूनिवर्सिटी के कैंटीन में भी क्लास होनी चाहिए। पहले तो ऐसा लगता था जैसे किसी गरीब राहत शिविर में लोगों के साथ खाना छीनने आए हों। बिल्कुल, भाई शुआन ने एकदम सही कहा। भाई शुआन की पसंद का कोई मुकाबला नहीं। चारों तरफ से मिल रही अंधी तारीफों के बीच झाओ शुआन ऐसे चल रहा था जैसे अपने इलाके का राजा हो। वो अकड़ते हुए काउंटर तक पहुंचा।
खाना देखने से पहले उसने बेहद खूबसूरती से सजाए गए छोटे छोटे व्यंजनों पर नजर डाली और संतुष्टि से सिर हिलाया, जैसे वो खुद को बहुत स्टाइलिश समझ रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर बगल में लगी कीमतों वाले बोर्ड पर गई। एक सेकंड बाद उसके चेहरे की घमंडी मुस्कान अचानक जम गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका वीडियो पॉज कर दिया हो। 1 प्लेट ब्रेस्ड पोर्क। उसकी नजर कीमत पर अटक गई। 13 रुपए। उसने अविश्वास में संख्या दोबारा पढ़ी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। वो लगभग अपना चेहरा बोर्ड से चिपकाकर कीमत देखने लगा ताकि ये पक्का कर सके कि वो अंधा तो नहीं हो गया। फिर उसने अचानक सिर उठाया और मुझे घूरने लगा। लिनवू, क्या तुम्हारे इस पोर्क में अमरता की दवा मिली है? सिर्फ 3 टुकड़े मांस के 13 रुपए। तुम सीधे डकैती क्यों नहीं डाल लेते? उसकी तीखी चीख सुनते ही वहां से हट चुकी भीड़ फिर से जमा होने लगी। हर कोई तमाशा देखने के लिए तैयार था। मेरे चेहरे की मुस्कान में जरा भी बदलाव नहीं आया, बल्कि मेरी परफेक्ट प्रोफेशनल मुस्कान पहले से 3 गुना ज्यादा चमकदार हो गई। मैंने कहा, नमस्ते छात्र झाओ। मैंने पूरे समर्पण के साथ एक वीआईपी ब्लैक कार्ड ग्राहक की सेवा करने वाले कर्मचारी की तरह थोड़ा झुककर बेहद नर्म आवाज में कहा, छात्र झाओ, आपने वास्तव में गलत समझा है। हमारी ये आसमान छूती कीमतें पूरी तरह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए हैं। देखिए, आप इतना अच्छा खाते हैं, इसका मतलब है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी है। पहले 1 प्लेट खाना आपके लिए कम पड़ता था, लेकिन 5 प्लेट खाना चाहते थे तो आपको शर्म आती थी। बार बार लाइन में जाकर खाना लेना आपको अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ लगता था। अब समस्या खत्म हो गई। अगर आपको 5 प्लेट ब्रेस्ड पोर्क खाना है तो बस कार्ड स्वाइप कीजिए और एक साथ 5 प्लेट ले जाइए। आप जैसे अमीरजादे के लिए ये तो समुद्र में एक बूंद जितना भी नहीं है। एक बार में सब खाना ले जाइए, आराम से बैठिए और खाना खाइए। अब ना दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा और ना ही लोगों के सामने आपको बार बार खाना लेना पड़ेगा। यही है असली सम्मान, यही है पूर्ण गरिमा। मैंने जानबूझकर छात्र झाओ शब्दों पर खास जोर दिया। आसपास खड़े छात्र बेवकूफ नहीं थे। मेरी बात सुनते ही उन्हें पूरी कहानी समझ में आ गई। सभी की निगाहें एक साथ झाओ श्वान पर टिक गईं। कमबख्त, तो शिकायत इसी ने की थी। यही वो अजीब आदमी है जिसने 5 युआन वाले बुफे की शिकायत की थी। सिर्फ इसे शर्माती थी, इसलिए पूरी यूनिवर्सिटी का सस्ता खाना बंद हो गया। तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है क्या? खुद इतना खाते हो और फिर कैंटीन की शिकायत करते हो। आखिर ऐसी सोच किस तरह की है? चारों तरफ से आती गालियां, तिरस्कार भरी निगाहें और उपहास की लहर ने झाओ श्वान को पूरी तरह डुबो दिया। उसका गोरा और लाड़ प्यार में पला चेहरा पल भर में लाल से बैंगनी पड़ गया। वो अचानक विजेता की ऊंचाई से गिरकर डर और घबराहट की गहराई में पहुंच चुका था। मैं नहीं था, तुम लोग बकवास मत करो। वो घबराकर हकलाने लगा और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे अपनी स्थिति पलटने का मौका कैसे दे सकता था? मैंने तुरंत बेहद विनम्र और चिंतित आवाज में उसकी बात काट दी। ओह छात्र झाओ, इतना परेशान मत होइए। किसी का आपके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है। सब तो बस आपकी अच्छी भूख और अच्छे परिवार की प्रशंसा कर रहे हैं। हमने आपके लिए खास तौर पर एक प्रीमियम कॉम्बो भी लॉन्च किया है। मैंने तुरंत बगल में लगाए गए एक छोटे से बोर्ड की ओर इशारा किया। 188 युआन प्रति व्यक्ति। इसमें आज के कुल 10 छोटे छोटे व्यंजनों में से हर एक की एक एक प्लेट शामिल है। इसके अलावा खास डेजर्ट और इंपोर्टेड जूस भी दिया जाएगा। ऑर्डर देने के बाद आपको अपनी सीट से उठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा स्टाफ खाना सीधे आपके हाथ तक पहुंचाएगा। पूरी प्रक्रिया में आपको एक कर्मचारी की व्यक्तिगत सेवा मिलेगी और कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको पूरी तरह राजसी अनुभव मिले। इतना सुनते ही पूरी कैंटीन जोरदार ठहाकों से गूंज उठी। ये मजाक और ताना उसके सामने सीधे गाली देने से भी 1000 गुना ज्यादा घातक था। ऐसा लगा जैसे जहरीली सुइयों की अनगिनत धाराएं झाओ श्वान के उस बेचारे और हास्यास्पद आत्मसम्मान को चीर रही हों। पूरे हॉल की हंसी और गुस्से भरी निगाहों के बीच उसके होंठ बुरी तरह कांपने लगे। वो एक शब्द तक नहीं बोल पाया। आखिरकार उसने अपने आसपास खड़े उन बदमाश दोस्तों को धक्का दिया और चिल्लाया, क्या देख रहे हो? इसके बाद वो अपनी पूंछ दबाकर सीधे कैंटीन से बाहर भाग गया। उसकी वो शर्मनाक भागने वाली हालत उस समय से भी 1000 गुना ज्यादा खराब थी जब वो खाना लेकर भागा था। उसे भागते हुए देखकर मेरे चेहरे की मुस्कान जम गई, लेकिन मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। छात्र झाओ, इतनी जल्दी मत जाइए, ये तो बस शुरुआत है। आपको गरिमा चाहिए थी ना, तो मैं आपको आपकी गरिमा कई गुना ज्यादा दूंगा, जब तक वो आपको पूरी तरह कुचल ना दे। इस बार झाओ श्वान की सामाजिक बदनामी मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसी दोपहर यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फोरम लगभग पूरी तरह उबल पड़ा।
वो लड़का और उसका आसमान छूता खाना वापस चर्चा में आ गया। एक आदमी की वजह से पूरी कैंटीन का सस्ता खाना बंद हो गया। इस अजीब नए छात्र का पूरा मामला सामने आया। लोगों ने 5 युआन वाले बुफे से लेकर आसमान छूती कीमत वाले नए भोजन तक पूरे मामले का गहनता से विश्लेषण करना शुरू कर दिया। हर तरफ एक ही सवाल था, आखिर किसका आत्मसम्मान सबसे ज्यादा परेशान हो रहा था। तरह तरह की आलोचनात्मक पोस्ट बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह स्क्रीन पर भर गईं। झाओ शुआन की पूरी पहचान सामने आ गई। उसका नाम, विभाग, कक्षा और यहां तक कि यूनिवर्सिटी में पॉश चलाकर आने वाली उसकी तस्वीर भी मुख्य पेज पर लगा दी गई। उसने यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। दाखिला लिए 1 महीना भी नहीं पूरा हुआ था और वो पूरे कैंपस का सबसे नफरत किया जाने वाला छात्र बन चुका था। कैंपस में चलते हुए उसे हर तरफ अपनी पीठ पीछे होने वाली फुसफुसाहटें सुनाई देती। हॉस्टल वापस पहुंचने पर उसके रूममेट्स भी उसे ऐसे नजरअंदाज करने लगे जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। माहौल इतना ठंडा हो गया जैसे सब कुछ जम गया हो। ये अमीरजादा जो बचपन से हर चीज का आदी था, जिंदगी में पहली बार हजारों लोगों की उंगलियां अपने ऊपर उठते देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने तो बस अपने लिए बेहतर और सम्मानजनक जीवन शैली की मांग की थी, फिर वो ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच गया। गुस्से में उसने एक और बेवकूफी कर दी। उसने चुपके से फोरम पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और लगातार लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने लगा। उसने पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों को उकसाया कि वो प्रिंसिपल के ईमेल पर मेरी शिकायतें भेजें। उसने मेरे लिए आरोप भी खुद ही तैयार कर लिया। लिन वू जानबूझकर छोटे छोटे भोजन की कीमत बढ़ाकर छात्रों का शोषण कर रहा है और कैंटीन के सामान्य संचालन को गंभीर रूप से बाधित कर रहा है। इस तरह उसने खुद को उस अजीब शिकायतकर्ता की पहचान से बचाने की कोशिश की और खुद को एक न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। उसने छात्रों का सारा गुस्सा मेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश की। सच कहूं तो उसकी ये आखिरी चाल कुछ हद तक काम भी कर गई। कई लोग असली कहानी नहीं जानते थे, यहां तक कि कुछ गरीब छात्र जो 5 युआन वाले बुफे को बहुत याद कर रहे थे, वे भी भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि झाओ शुआन भले ही मूर्ख हो, लेकिन बदला लेने के लिए मेरी कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ाना भी हद से ज्यादा क्रूर था। ऐसा लग रहा था कि मैंने दुश्मन को चोट पहुंचाने के साथ साथ खुद अपनी प्रतिष्ठा भी खराब कर ली और निर्दोष छात्रों को भी नुकसान पहुंचा दिया। कुछ ही समय में मेरे खिलाफ कीमतें बढ़ाने की शिकायतें बर्फीले तूफान की तरह प्रिंसिपल झांग के ईमेल बॉक्स में भर गईं। जैसा कि उम्मीद थी, मुझे एक बार फिर प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया। वही ठंडा ऑफिस, वही प्रिंसिपल झांग, लेकिन इस बार मैं कैंटीन का वो विनम्र मालिक नहीं था जो चुपचाप उनकी हर बात सुनता था। इस बार मेरे हाथ में एक मोटी फाइल थी और मेरे चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। उन्होंने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया था कि मैं सीधे उनके पास गया। मैंने बेहद सम्मानपूर्वक वो मोटी फाइल उनकी लकड़ी की मेज पर रखी और एक चमकदार, लगभग डरावनी नकली मुस्कान के साथ कहा, प्रिंसिपल, मैं आपको हमारे सुधार कार्य की शानदार सफलता की रिपोर्ट देना चाहता हूं। मेरे इस असामान्य उत्साह को देखकर प्रिंसिपल झांग कुछ पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने सहजता से फाइल खोली। अंदर एक बेहद खूबसूरत पीपीटी रिपोर्ट थी जिसमें तस्वीरों और टेक्स्ट का शानदार इस्तेमाल किया गया था। मैंने उसे सीधे उनके सामने रख दिया। उसका शीर्षक बेहद कलात्मक था, सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने और मानवीय देखभाल को लागू करने की चरम उपलब्धियों की रिपोर्ट। पूरी रिपोर्ट में बार बार कुछ शानदार शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, परिष्कृतता, मानकीकरण, मात्रात्मककरण, अनुष्ठान की भावना और गरिमा की भावना। ये सारे शब्द वही चापलूसी भरे नौकरशाही वाले शब्द थे जिन्हें वो सबसे ज्यादा सुनना पसंद करता था। रिपोर्ट में लगी तस्वीरें भी कमाल की थीं। मेरी नई दुकान को एक हाई एंड जापानी रेस्टोरेंट की तरह सजाया गया था। सफेद चीनी मिट्टी के कटोरों और कला की कृतियों जैसे दिखने वाले व्यंजनों की क्लोजअप तस्वीरें बेहद शानदार लग रही थीं। मैंने कुछ तस्वीरों पर हाथ फेरते हुए अपनी सबसे बड़ी प्रस्तुति शुरू की। प्रिंसिपल, आप देखिए, इस बड़े उपभोक्ता अपग्रेड के बाद हमने छात्रों द्वारा बार बार खाना लेने से पैदा हुई हीनता की भावना को पूरी तरह खत्म कर दिया है। हमने हर छात्र के लिए छोटे छोटे नियंत्रित भोजन तैयार किए हैं, जिससे खाने की मात्रा बिल्कुल सटीक रहती है और भोजन की बर्बादी भी प्रभावी ढंग से रोकी जा सकती है। ये हमारी मितव्ययिता और बचत की महान नीति के बिल्कुल अनुरूप है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाने का पूरा माहौल पूरी तरह बदल गया है। अब छात्र खाना खाते समय सम्मान और गरिमा के साथ साथ एक विशेष अनुष्ठान जैसा अनुभव भी महसूस करते हैं। ये सब आपकी दूरदर्शी नीतियों को पूरी तरह लागू करने का परिणाम है। मैं लगातार बोलता रहा और मेरी नजर प्रिंसिपल झांग के चेहरे के छोटे छोटे बदलावों पर टिकी रही। शुरुआत में उनका बूढ़ा चेहरा गंभीर था, धीरे धीरे उनकी आंखें फैलने लगी और अंत में वो अपनी खुशी और संतोष छिपा ही नहीं पाए। इस बूढ़े चालाक आदमी को आखिर चाहिए क्या था? सिर्फ प्रतिष्ठा और अपनी महान छवि। मेरी बनाई हुई झूठी रिपोर्ट ने ठीक उसी जगह हाथ रखा था जहां उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी।
गरीब छात्रों का पेट भरा है या नहीं, खाना सस्ता है या महंगा, इससे उन्हें क्या फर्क पड़ता था। अगर मैं उनकी गलत नीतियों को खूबसूरत शब्दों में लपेट दूं, उन्हें शिक्षा के महान सिद्धांतों के स्तर तक उठा दूं और फिर उसे ऊपर के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करने लायक बना दूं, तो ये निश्चित रूप से एक शानदार उपलब्धि बन जाती। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। छोटे लिन, तुम्हारी वैचारिक समझ और इसे लागू करने की क्षमता वाकई शानदार है। तुमने इस काम को बहुत खूबसूरती से किया है। तुम्हारी सोच बेहद दूरदर्शी है। उन्होंने कंप्यूटर की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम पर किसी तरह का मानसिक दबाव लेने की जरूरत नहीं है। बेझिझक आगे बढ़ो। यूनिवर्सिटी हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहेगी। इतना कहकर उन्होंने तुरंत अपनी लाल पेन निकाली और रिपोर्ट के पहले पन्ने पर खूबसूरत अक्षरों में 2 शब्द लिख दिए, उत्कृष्ट। इसके साथ उन्होंने अपनी धड़ालदार आधिकारिक मोहर और हस्ताक्षर भी कर दिए। मैंने उस बेकार रिपोर्ट को अपने लिए एक रक्षा कवच की तरह संभाला और आराम से ऑफिस से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर आया, वहां कुछ छात्र प्रतिनिधि बेचैनी से मेरा इंतजार करते दिखाई दिए। वे सभी कीमतें बढ़ाने का विरोध करने और सस्ती भोजन व्यवस्था वापस लाने की मांग करने आए थे। मुझे बाहर आते देखकर वे तुरंत मेरे चारों ओर जमा हो गए। उनकी आंखों में अभी भी उम्मीद थी, भाई लिन। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात शुरू करते, मैंने मजबूरी भरे चेहरे के साथ वही रिपोर्ट उनके सामने बढ़ा दी। पहले पन्ने पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। प्रिंसिपल झांग की अपनी लिखावट में लिखा हुआ था, उत्कृष्ट। उस एक शब्द को देखकर मैंने अपनी आंखों के सामने उनकी उम्मीदों की रोशनी बुझते देखा। पहले वे हैरान हुए, फिर भ्रमित, फिर गुस्से में आए और आखिर में उनके चेहरे पर सिर्फ निराशा और बेबसी बची। उन्हें पूरी तरह समझ आ गया था, उनकी तथाकथित अधिकारों की लड़ाई बुरी तरह हार चुकी थी। वे घिनौनी नौकरशाही के सामने हार गए थे। वे दिखावे की व्यवस्था के सामने हार गए थे। और सबसे ज्यादा वे उस प्रिंसिपल के सामने हार गए थे जो हर दिन अपने मुंह से नैतिकता और मानवता की बातें करता था। इस जीत की रिपोर्ट हाथ में रखते हुए भी मेरे दिल में वास्तव में जरा भी खुशी नहीं थी। जादू से जादू को हराया था। बाहर से देखने पर यह बदला बेहद संतोषजनक लग रहा था, लेकिन उन गरीब छात्रों के चेहरे पर छाई निराशा देखकर मेरा दिल फिर भी भारी हो गया। एक अमीरजादे की एक छोटी सी शिकायत से शुरू हुआ ये पूरा तूफान अब उन सभी निर्दोष छात्रों को भी एक अथाह अंधेरे गड्ढे में धकेल रहा था। और इस तरह लिन परिवार के छोटे भोजनालय का यह हास्यास्पद अध्याय एक बेहद अजीब तरीके से खत्म हुआ। प्रिंसिपल ने आधिकारिक तौर पर मेरे काम को मंजूरी दे दी। मेरी आसमान चूमती कीमतों वाली दुकान यूनिवर्सिटी के लिए उपभोक्ता उन्नयन का जीवंत उदाहरण बन गई। अब कोई शिकायत करने भी नहीं आता था, क्योंकि हर कोई समझ चुका था कि शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है। मेरी दुकान के सामने इतनी खामोशी रहती थी कि कभी कभी एक भी ग्राहक नजर नहीं आता था। पूरे दिन की कमाई मुश्किल से 100 युआन तक पहुंचती, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैं रोज दुकान के पीछे बैठकर ईयरफोन लगाता, ई बुक पढ़ता और चुपचाप अपनी अगली फूड बिजनेस योजना तैयार करता रहता। लेकिन एक बार पैंडोरा का डिब्बा खुल जाए तो उसे सिर्फ मैं अकेला बंद नहीं कर सकता था। मेरे द्वारा शुरू की गई ये उपभोक्ता उन्नयन की लहर देखते ही देखते पूरी कैंटीन नंबर 3 में फैल गई। आसपास के दुकानदारों ने देखा कि मेरी दुकान पर भले ही ग्राहक नहीं आ रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल मेरी तारीफ कर रहा था। बस फिर क्या था, हर किसी के मन में लालच जाग उठा। उन्होंने बहुत चालाकी से हिसाब लगाया। बड़ी प्लेटों को छोटे कटोरों में बदल दो, हर कटोले की अलग कीमत बढ़ा दो और इस तरह मुनाफा उल्टा 2 गुना हो जाएगा। कुछ ही समय में दूसरी छोटी कटोरी वाली दुकान खुल गई, फिर तीसरी, फिर चौथी। सिर्फ आधे महीने के अंदर दर्जनों दुकानों ने एक दूसरे की देखा देखी अपनी कीमतें बढ़ा दी। दाम तेजी से आसमान छूने लगे, लेकिन खाने की मात्रा इतनी कम हो गई कि उससे पेट तो दूर, दांतों के बीच फंसने लायक भी खाना मुश्किल था। जहां पहले एक छात्र का पूरा भोजन 7-8 युआन में हो जाता था, अब वही कीमत सीधे 20 युआन से ऊपर पहुंच गई। इस बार छात्र सचमुच खाने के संकट में फंस गए। पूरी कैंटीन में हर तरफ गालियां और शिकायतें गूंजने लगीं, लेकिन कोई भी इन लालची दुकानदारों के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था। कैंटीन अब ऐसी महंगी जगह बन चुकी थी जहां जाना छात्रों की पहुंच से बाहर था। इंस्टेंट नूडल्स, सूखी ब्रेड और दबाकर बनाए गए बिस्कुट ही इन युवाओं के लिए पेट भरने का सहारा बन गए थे। कैंपस में जहां भी नजर जाती, कोई ना कोई छात्र कोने में या फूलों की क्यारी के पास चुपचाप सूखी ब्रेड चबाता दिखाई देता। जिस उम्र में उनके चेहरों पर ऊर्जा और जवानी की चमक होनी चाहिए थी, महंगे खाने की कीमतों ने उस पूरी चमक को दबाकर रख दिया था। हर दिन इन दृश्यों को देखकर मेरा दिल ऐसा हो जाता था जैसे किसी ने उसमें पानी में भीगा हुआ रुई का गोला ठूंस दिया हो। सांस लेना तक मुश्किल लगता था। मैंने सोचा था कि मेरी ये जानलेवा जवाबी कार्यवाही दुश्मन पर एक तेज चाकू की तरह वार करेगी, लेकिन अनजाने में उसने निर्दोष लोगों को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। उस दोपहर मेरी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए मैं छिपकर लाइब्रेरी चला गया और रेस्टोरेंट चेन से जुड़े दस्तावेज और जानकारी खोजने लगा। लाइब्रेरी बिल्कुल शांत थी, सिर्फ किताबों के पन्ने पलटने की आवाज और एयर कंडीशनर की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी।
मैं पूरी तरह पढ़ाई में डूबा हुआ था कि अचानक एक घबराई हुई चीख और कुर्सी गिरने की जोरदार आवाज ने पूरी शांति चीर दी। दोस्त, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी किसी को बुलाओ, कोई बेहोश हो गया है। मैं चौंक कर सिर उठाया। कुछ ही दूरी पर छात्रों की भीड़ जमा थी। मेरा दिल अचानक कस गया। मैंने किताब मेज पर फेंकी और तेजी से भीड़ की तरफ भागा। भीड़ को हटाकर जैसे ही अंदर पहुंचा, मेरी नजर एक बेहद परिचित और पीले पड़े चेहरे पर पड़ी। वो गरीब छात्रा सू जियाओ थी। वो ठंडी फर्श पर गिरी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ सूखे और फटे हुए थे, चेहरे पर जरा भी रंग नहीं था। उसका शरीर इतना कमजोर और दुबला हो चुका था जैसे सूखे पत्ते जैसा लगता था। ऐसा लगता था जैसे हल्की सी हवा भी उसे उड़ा ले जाएगी। सब पीछे हटो, मुझे देखने दो। मैं तुरंत एक घुटने पर बैठ गया और उसकी सांस और गर्दन की नाड़ी जांची। सौभाग्य से उसकी जान को तत्काल खतरा नहीं था। वो गंभीर कुपोषण के साथ लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हुई थी। मैंने तुरंत लोगों से मदद करने को कहा और उसे पास के सोफे पर लिटा दिया। एक व्यक्ति तुरंत नीचे भागा और ग्लूकोज और नरम ब्रेड खरीदकर ले आया। उसने पैकेट मेरे हाथ में दिया। मैंने ढक्कन खोला और बेहद सावधानी से उसके होंठों के किनारे कुछ घूंट मीठा पानी डालने लगा। कुछ देर बाद ग्लूकोज उसके शरीर में पहुंचा। उसकी लंबी पलकें 2 बार कांपी और आखिरकार उसने मुश्किल से आंखें खोली। उसकी आंखें अभी भी धुंधली थीं और किसी चीज पर ठीक से टिक नहीं रही थीं। लेकिन जब उसने देखा कि उसे कसकर संभालने वाला मैं हूं, उसकी पुतलियां अचानक सुई की नोक की तरह सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में कई जटिल भावनाएं थीं। घबराहट के साथ साथ एक तेज शर्म भी साफ दिखाई दे रही थी। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैंने उसे वापस सोफे पर बैठा दिया। हिलो मत, उसने कमजोर आवाज में कहा। धन्यवाद भाईलिन, अब मैं सच में ठीक हूं। जब मुझे लगा कि वो होश में आ चुकी है, मैंने उसे ब्रेड देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने होंठ कसकर बंद कर लिए और लगातार सिर हिलाकर मना कर दिया। मैंने जबरदस्ती उसे खिलाने की कोशिश नहीं की, इसलिए बस उसके पास लकड़ी के खंभे की तरह बैठा रहा। कुछ ही देर में एक व्यक्ति पसीने से तरबतर दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वो सू जियाओ की रूममेट थी। मैंने सू जियाओ को उसकी रूममेट के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे का सहारा लेती हुई धीरे धीरे बाहर जाने लगी। मेरा दिल भारी हो गया। तभी सू जियाओ की रूममेट अचानक पीछे मुड़ी और मुझे पुकारा। उसकी आवाज गले में अटक रही थी, लेकिन आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाई। भाई लिन, क्या आपको पता है, जब से आपका सस्ता खाना वाला काउंटर बंद हुआ है, कैंटीन के बाकी सभी दुकानदारों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। सू ग्याओ अपने घर पैसे भेजने के लिए पैसे बचा रही थी। वो लगभग आधे महीने से ठीक से खाना नहीं खा रही थी। हर दिन वो सिर्फ 2 सफेद बन खाकर गुजारा कर रही थी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी आवाज भावुक होकर कांपने लगी। मेरा दिल ऐसा सिकुड़ गया जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जोर से दबा दिया हो। दर्द के कारण मैंने ठंडी सांस खींची। मैं तुरंत उनके पीछे भागा। 3 कदम को 2 करते हुए मैं तेजी से पहुंचा, अपना बटुआ निकाला और उसमें से 200 युआन निकालकर सू ग्याओ की हथेली में जबरदस्ती रख दिए। लेकिन जैसे ही उसने पैसे छुए, वो ऐसे पीछे हट गई जैसे किसी लाल गर्म लोहे को छू लिया हो। उसने हाथ जोर से झटका। नोट तुरंत जमीन पर बिखर गए। उसकी प्रतिक्रिया इतनी तीखी थी कि मैं भी चौंक गया। उसकी आंखों के कोने लाल हो चुके थे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ले सकती। भाई लेन, मैं आपकी भावना समझती हूं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। उसके बेहद दुबले शरीर में बस हड्डियां ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर एक गरीब इंसान का वो आत्मसम्मान था जो किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। मैंने दांत भींचे और जमीन पर बैठ गया। एक एक करके सारे नोट उठाए, फिर उन्हें दोबारा उसकी हथेली में रख दिया। मैंने उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा कि मेरी उंगलियों के जोड़ तक सफेद पड़ गए। इसे ऐसे समझो कि मैं तुम्हें पैसे उधार दे रहा हूं। तुम नहीं चाहती कि दोबारा जमीन पर बेहोश होकर गिरो और तुम्हारी रूममेट तथा गांव में रहने वाली तुम्हारी मां तुम्हारे लिए परेशान हो, है ना? जब पढ़ाई पूरी करके सफल हो जाओ तब वापस कर देना। अगर तब भी पैसे नहीं हुए तो मेरी दुकान पर काम कर लेना और अपनी कमाई से धीरे धीरे कर्ज चुका देना। मेरी आवाज बिल्कुल दृढ़ थी। मैंने उसे मना करने का कोई रास्ता नहीं दिया। सू ग्याओ ने मुझे काफी देर तक घूरता देखा। उसने इतने समय से अपने अंदर दबाकर रखे आंसुओं को आखिरकार रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार उसने मना नहीं किया। उसने बस पैसे अपने सीने से कसकर लगा लिए, फिर सिर झुका लिया और उसके कंधे लगातार कांपने लगे। मैंने धीरे से उसकी कमजोर पीठ थपथपाई। मेरे दिल में दर्द और पछतावे की तेज लहर उठ रही थी। मुझे लगा था कि मैं एक खतरनाक दुश्मन के खिलाफ पलटवार कर रहा हूं, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इस लड़ाई में कुछ बेगुनाह लोग भी मेरी वजह से झुलस जाएंगे। अब मेरे मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या झाओ शुआन को गिराने की ये पूरी बदला लेने की लड़ाई वास्तव में मेरी ही बनाई हुई मुसीबत थी?
मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि लाइब्रेरी में सू ग्याओ का बेहोश होना एक ऐसे विस्फोट की चिंगारी बन जाएगा जो पहले से ही बारूद के ढेर में आग लगाने के लिए तैयार था। उसी रात आधी रात को यूनिवर्सिटी के फोरम पर कुछ बेहद भावुक और निराशाजनक शब्दों के साथ एक पोस्ट सामने आई। उस रात एक ऐसी पोस्ट ने पूरे कैंपस को हिला दिया। उसका शीर्षक इतना लंबा था कि वो सीधे हर छात्र के दिल पर चाकू की तरह लगा। जब एक लड़की को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए पैसे घर भेजने पड़े और वो भूख से लाइब्रेरी में बेहोश हो जाए, तो क्या हमें खुद से अपनी अंतरात्मा का सवाल नहीं पूछना चाहिए? उस पोस्ट में किसी को गाली देने वाला एक भी शब्द नहीं था। वो बस धीरे धीरे पूरी सच्चाई की परतें खोल रही थी। लॉट्रान की खूनी सच्चाई। सिर्फ 5 युआन में पेट भरकर खाना मिलने की सुरक्षित और सस्ती व्यवस्था से लेकर एक अमीरजादे की शिकायत के कारण उस व्यवस्था का पूरी तरह खत्म हो जाना। फिर सामने आया महंगे छोटे छोटे कटोरों वाला भोजन, जिसने पूरी कैंटीन को जैसे खून चूसने वाले पागल भेड़ियों में बदल दिया। हर दुकान ने कीमतें बढ़ा दी और छात्रों के खाने का खर्च आसमान छूने लगा। इसके बाद सू ग्याओ के परिवार की बदहाली भी सामने आई। परिवार को पैसे भेजने के लिए वो खुद खाना छोड़ रही थी और जिंदा रहने के लिए पूरे दिन सिर्फ 2 सूखे वन पर निर्भर थी। पोस्ट के अंत में सीधे उसकी अस्पताल की एक तस्वीर भी लगाई गई थी। उसकी सूखी कलाई लकड़ी की टहनी जैसी दिखाई दे रही थी और उसमें ठंडी नसों में ग्लूकोज की सुई लगी हुई थी। उस दृश्य को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। ये भावनाओं से भरी पोस्ट आधी रात में कैंपस के बीच फटे परमाणु बम जैसी थी। देखते ही देखते पूरा फोरम विस्फोट की तरह भड़क उठा। जो छात्र कुछ देर पहले तक मेरी कीमतें बढ़ाने को लेकर जमकर गालियां दे रहे थे, पोस्ट पढ़ने के बाद अचानक खामोश हो गए। उनका गुस्सा और लगातार हो रही आलोचना धीरे धीरे भारी दुख और अंतरात्मा की ग्लानि के नीचे दब गई। लगभग 1 घंटे बाद किसी ने अचानक वो सबूत सामने रख दिया जिसमें छात्रों को प्रिंसिपल के शिकायत मेल बॉक्स में शिकायत करने के लिए उकसाने वाले बैकग्राउंड रिकॉर्ड मौजूद थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस फर्जी अकाउंट का आईपी एड्रेस मेरे ही अकाउंट से अजीब तरह से मेल खा रहा था। अब 5 युआन वाले बुफे को लेकर झाओश्वान की असली सच्चाई किसी निर्दयी हथौड़े की तरह सबके सामने आ चुकी थी। इस बार कोई सफाई काम नहीं आई। पूरे कैंपस की राय पलट गई। क्या हमने बॉस लिन को गलत समझ लिया? उस स्वार्थी झाओश्वान ने पूरी कैंटीन को इस हालत में कैसे पहुंचा दिया? बॉस लिन बदला नहीं ले रहा था, वो खुद को बदनाम करके पूरे सिस्टम की सच्चाई सबके सामने ला रहा था। कैंपस का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब छात्र मुझे निशाना बनाने के बजाय पूरी घटना की जड़ तलाशने लगे। धीरे धीरे सबको समझ आया कि मैं असली साजिशकर्ता नहीं था। मैं तो बस उस स्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति था जिसने खुद को ही नुकसान पहुंचाकर पूरे सिस्टम की सच्चाई उजागर करने का फैसला किया था। असली दोषी था वो बेहद स्वार्थी शिकायतकर्ता, जिसने अपनी निजी इज्जत को गरीब छात्रों के पेट से ऊपर रखा था। और उसके पीछे खड़ा वो नौकरशाह प्रिंसिपल, जिसकी जुबान पर हर समय मानवता और सम्मान की बातें थी, लेकिन जिसे छात्रों के असली जीवन और भूख की कोई परवाह नहीं थी। अब पूरे कैंपस का गुस्सा निर्देशित मिसाइलों की तरह सीधे झाओश्वान की ओर मुड़ गया। इस बार वो सिर्फ सोशल मीडिया पर आलोचना का शिकार नहीं था, वो सचमुच पूरे विश्वविद्यालय का साझा दुश्मन बन चुका था। कैंपस में झाओश्वान की हालत ऐसी हो गई जैसे हजारों लोगों के बीच कोई चूहा भाग रहा हो। जहां भी वो जाता, उसके आसपास लगभग 2 मीटर की एक अदृश्य दूरी बन जाती। बास्केटबॉल खेलते समय उसके हाथ में आने वाली गेंद भी गलती से दूर जा गिरती और कोई उसे पास के कूड़ेदान की तरफ ठोकर मार देता। जब वो हॉस्टल लौटता तो उसके रूममेट्स या तो उसे इंसान ही नहीं समझते या फिर कानों में ईयरफोन लगाकर तेज आवाज में संगीत चला देते। वो ऑनलाइन खाना मंगवाता तो डिलीवरी नीचे रखी मिलती। कभी किसी ने उसे कुचल दिया होता तो कभी जानबूझकर उस पर गंदा पानी डाल दिया जाता। इस अमीरजादे ने आखिरकार समझा कि इज्जत खोने का मतलब सिर्फ कई बार लाइन में लगना नहीं होता। असल अपमान तो तब होता है जब हजारों लोगों के बीच इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाए और हर कोई उसे बदबूदार कचरे की तरह देखने लगे। बेचैनी में उसने फोरम पर एक पोस्ट डालकर सफाई देने की कोशिश की। उसने लिखा कि उसका उद्देश्य सिर्फ बेहतर और सम्मानजनक खाने का माहौल बनाना था और उसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। लेकिन पोस्ट को 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि कमेंट सेक्शन में लगभग 1000 गुस्से भरे जवाब आ गए। हर टिप्पणी उसे जमकर लताड़ रही थी। तुमने सू ग्याओ को एक हालत तक पहुंचाया और अब खुद को निर्दोष साबित करने आए हो। तुम्हारा तथाकथित उच्च स्तरीय भोजन का माहौल गरीब छात्रों की थाली छीनकर बनाया गया है। बेशर्म और घिनौने इंसान। झाओश्वान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसी रात उसने अपना अकाउंट डिलीट किया और भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी वही घटिया शिकायत छापकर पूरे कैंपस में चिपका दी। उसके साथ एक नारा भी लिखा था, कमजोर आत्मसम्मान की रक्षा करो। स्कूल के नोटिस बोर्ड और दीवारें उसकी शिकायत की प्रतियों से भर गईं।
पूरे 24 घंटे तक उसका सार्वजनिक मजाक उड़ाया जाता रहा। झाओ शुआन पूरी तरह टूट गया। 19 साल के इस घमंडी अमीर लड़के ने पहली बार ऐसी भयावह चीज महसूस की जिससे वो भाग नहीं सकता था। उसे मारपीट से डर नहीं लग रहा था, उसे डर था पूरे कैंपस की ठंडी नजरों से। उसे उस खामोश फैसले से डर था जो हर व्यक्ति की आंखों में दिखाई देता था, खासकर तब जब वो सू ग्याओ के मुंह से पूरी सच्चाई सुनता। उधर मैं अपनी सुनसान दुकान के पीछे खड़ा था। मैंने खुद झाओ शुआन को कैशियर सिस्टम इस्तेमाल करना सिखाया। मैंने उसे पार्ट टाइम काम पर रख लिया। मैंने उसे रहने और खाने की सुविधा भी दी और उसकी पूरी तनख्वाह बिना एक भी पैसा काटे देने का फैसला किया। ये सब सुनने के बाद भी मेरे दिल में कोई खास भावना नहीं उठी। मैंने बस कहा, वो अब यहां काम कर रहा है, बाकी बातों की चिंता मत करो। अगर आसमान भी गिर जाए तो मैं संभाल लूंगा। जब मैंने सू ग्याओ के चेहरे की तरफ देखा और पाया कि अब भरपेट खाना मिलने के कारण उसके चेहरे पर आखिरकार थोड़ी लालिमा लौट रही थी, तो मुझे लगा ये सब कुछ उस कीमत से कहीं ज्यादा मूल्यवान था जो मैंने चुकाई थी। भले ही मैं पूरे विश्वविद्यालय का साझा दुश्मन बनकर एक हफ्ते तक सबकी नफरत झेलता रहा, लेकिन कम से कम अब एक गरीब लड़की भूख से बेहोश होकर नहीं गिर रही थी। शुक्रवार की आधी रात झाओ शुआन का मानसिक बचाव पूरी तरह टूट चुका था। मैं दुकान बंद ही करने वाला था कि खिड़की के पास एक छिपती हुई परछाई दिखाई दी। वो झाओ शुआन था। कभी महंगे ब्रांडेड कपड़ों में घूमने वाला अमीरजादा अब बिखरे हुए कपड़ों, चिपचिपे बालों, धसी हुई आंखों और लाल चेहरे के साथ सड़क के भिखारी जैसा दिख रहा था। जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसके घुटने कमजोर पड़ गए। वो मेरे सामने घुटनों पर गिरने ही वाला था, लेकिन मैंने तुरंत एक तरफ हटकर उसे रोक लिया। भाई लिन, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो जमीन पर घुटनों के बल रेंगता हुआ मेरी तरफ आने लगा, लेकिन मेरी बेहद ठंडी नजरों ने उसे वहीं रोक दिया। भाई लिन, मैंने गलती की। मैं दोबारा कभी आपकी शिकायत नहीं करूंगा। मुझे इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। मैं सच में बहुत बड़ा मूर्ख था। फिर उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कृपया 5 रुपए वाली भोजन सब्सिडी फिर से शुरू कर दी जाए। वो पूरे विश्वविद्यालय के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने तक के लिए तैयार था। यहां तक कि वो कैंटीन के नुकसान की भरपाई अपनी जेब से करने को तैयार था, बस किसी तरह सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उसने रोते हुए कहा कि पूरा विश्वविद्यालय उसके खिलाफ हो चुका है और अब वो एक पल भी स्थिति को सहन नहीं कर सकता। मैंने ऊपर से उसे घूरते हुए देखा। यही वो आदमी था जिसने पहले अपनी तथाकथित इज्जत को हथियार बनाया था और अब अपनी दयनीय हालत को सौदे का आखिरी पत्ता बना रहा था। अब गलती समझ में आई। बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपना फोन निकाला, एक छिपा हुआ फोल्डर खोला और प्ले बटन दबाया। खाली कैंटीन में एक बेहद साफ रिकॉर्डिंग गूंजने लगी। ये वही रिकॉर्डिंग थी जो मैंने पहली बार प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने के दौरान चुपके से रिकॉर्ड की थी। रिकॉर्डिंग में प्रिंसिपल झाओ अपने पूरे नौकरशाही अंदाज में मानवता, संवेदनशीलता और शिक्षा के सिद्धांतों की बातें कर रहा था। उसने कहा था कि छात्रों को बार बार लाइन में खाना लेने के लिए लगाना उनके खाने की मात्रा को सार्वजनिक रूप से उजागर करना है, जिससे तथाकथित श्रेष्ठ छात्रों की निजता और आत्मसम्मान को गंभीर नुकसान पहुंचता है। रिकॉर्डिंग में उसका हर शब्द नमक लगे थप्पड़ की तरह झाओ शुआन के चेहरे पर पड़ रहा था। जिस बेवकूफी भरे और जहरीले आत्मसम्मान के सिद्धांत को झाओ शुआन ने अपनी शिकायत में इस्तेमाल किया था, वही सिद्धांत अब रिकॉर्डिंग के जरिए उसके सामने दोबारा उगर हो रहा था। उसका चेहरा पहले बिल्कुल सफेद पड़ गया, फिर उसका रंग लाल से गहरे भूरे जैसा हो गया। शर्मिंदगी, पछतावे और निराशा ने उसके चेहरे को पूरी तरह विकृत कर दिया। बंद करो, रिकॉर्डिंग बंद करो, मैंने शांत होकर कहा। झाओ परिवार के बड़े साहब, तुम एक बात गलत समझ रहे हो। मैंने भोजन व्यवस्था इसलिए नहीं बदली क्योंकि तुम्हारी घटिया शिकायत ने मुझे मजबूर किया था। ये तो स्कूल के नेतृत्व का बेहद समझदार फैसला था। मैं सिर्फ पैसे लेकर काम करने वाला एक साधारण कैंटीन कर्मचारी हूं। अपनी आंखें खोल कर देखो। मौजूदा महंगी भोजन व्यवस्था से प्रिंसिपल झांग बेहद खुश हैं। उन्होंने खुद रिपोर्ट पर उत्कृष्ट लिखकर इसे पूरे विश्वविद्यालय के लिए एक आदर्श मॉडल बना दिया है। अब मैं सिर्फ तुम्हारे पछतावे की वजह से इसे वापस कैसे बदल सकता हूं? क्या यह प्रिंसिपल के मुंह पर तमाचा मारने जैसा नहीं होगा? मैं तो बस खाना बेचने वाला आदमी हूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आएगी? मेरी बातें जंग लगी तलवार की तरह थीं। उन्होंने उसके आखिरी सहारे को भी काट दिया। झाओ शुआन की पूरी ताकत जैसे खत्म हो गई। वो कीचड़ की तरह जमीन पर ढह गया और पूरी तरह एक जिंदा लाश जैसा दिखाई देने लगा। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं समझी। सीधे उस कचरे के ढेर को पार करके दरवाजे तक गया, लोहे का शटर पकड़ा और जोर से नीचे खींच दिया। भारी धातु का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ नीचे गिरा और झाओ शुआन की आखिरी निराशा को उसके बाहर बंद कर दिया। दुश्मन पर नरमी दिखाना अपने ही गले पर चाकू रखने जैसा है।
खून से लिखा ये सबक मैं बहुत पहले अपनी हड्डियों में उतार चुका था। पहले उसने मुझे कुचलकर खुद को बड़ा दिखाने में जितना आनंद लिया था, अब मैं उसे उतनी ही बुरी तरह कीचड़ में गिराऊंगा। यही न्याय है। अच्छाई का फल अच्छाई और बुराई का फल बुराई। उस रात मैंने इस कहावत का असली अर्थ पूरी तरह महसूस किया। सू ग्याओ के बेहोश होने और जाओशवान के पूरे विश्वविद्यालय का दुश्मन बनने के कारण कैंटीन की कीमतें बढ़ाने का पूरा मामला आखिरकार बाहर आ गया। विश्वविद्यालय सी एक प्रसिद्ध 985 विश्वविद्यालय था और आमतौर पर अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बेहद गंभीर रहता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह उलट चुकी थी। विश्वविद्यालय के आधिकारिक एडमिशन पोस्ट के कमेंट सेक्शन पर छात्रों और अभिभावकों ने जमकर हमला बोल दिया। सबसे लोकप्रिय टिप्पणी बेहद व्यंग्यात्मक थी। विश्वविद्यालय सी में आपका स्वागत है। 26 युआन की आसमान चूमती सब्जियों का स्वाद लीजिए और वजन नियंत्रित कीजिए। भूख के जरिए जबरन खाने की लत छुड़ाने का शानदार अनुभव भी पाइए। इसके नीचे हजारों टिप्पणियां लगातार छात्रों और विश्वविद्यालय का मजाक उड़ा रही थीं। जब माता पिता को पता चला कि उनके बच्चे रोज विश्वविद्यालय में सूखी ब्रेड खाकर गुजारा कर रहे हैं और कुछ छात्र कुपोषण तक का शिकार हो रहे हैं, तो वे बुरी तरह भड़क उठे। एक के बाद एक माता पिता ने प्रिंसिपल के ऑफिस में फोन करना शुरू कर दिया। उनकी शिकायत साफ थी। स्कूल को सिर्फ पैसे और अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है, छात्रों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं।